नमस्कार, देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से, और सबकी नजरें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर है। वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प है ममता बनर्जी और बीजेपी की लड़ाई। इस लड़ाई में अब मामला सड़कों तक पहुंच गया है। मशहूर कॉफी हाउस, जो कि कॉलेज की पोस्टर्स लगे हुए थे वहां पर कॉफी हाउस के ऊपर, तो वहां पर बीजेपी के समर्थक पहुंच गए। ये कॉलेज स्ट्रीट पर बना हुआ कॉफी हाउस है। इसकी पहली मंजिल पर पहुंच गए और उन्होंने सीढ़ियों की दीवारों पर लगे पोस्टर फाड़े, जिन पर बीजेपी को वोट ना देने की अपील की गई थी। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ साथी मोनुदीपा हैं। मोनुदीपा, पहले तो ये बताएं कैसे ये सब कुछ हुआ, और जो बाहर के लोग हैं वो नहीं जानते हैं कि ये कॉलेज स्ट्रीट कितना मायने रखती है, तो उनको भी समझा पाएं, और पश्चिम बंगाल के लोग भी जो देख रहे हैं उनको भी बताएं कि ये क्यों बेहद अहम है इस जगह पर लड़ाई इस किस्म से होना। जी, कॉलेज स्ट्रीट पे जो कॉफी हाउस है वो ऐतिहासिक है बहुत कारणों से। एक तो अगर बंगाल के बड़े बड़े हस्तियां, वो अमर्त्य सेन हो या सत्यजीत रॉय हो या चैटर्जी हो, ये सब बड़े बड़े हस्ती यहाँ पे आके काफी समय बैठ के यहाँ पे एक रीति है चर्चा करने की, राजनीति की जरूर। और ये एकदम प्रेसिडेंसी कॉलेज जो अब यूनिवर्सिटी बन है उसके है, कोलकाता यूनिवर्सिटी पास में है, और बहुत सारे हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशन इस इलाके में है। और कॉफी हाउस बंगालियों का एक अड्डा या एक महज करने की जगह है। तो यहाँ पे आके कल एक घटना घटी जिसमें काफी हलचल मची हुई है कोलकाता। नो वोट टू बीजेपी एक संस्था है, इनके बहुत सारे पोस्टर्स इस कॉलेज स्ट्रीट कॉफी हाउस के सीढ़ियों पे लटकी। यहाँ पे आप पहुंचे मोदी पाड़ा बोल के एक बीजेपी का ऐप बेस्ड संस्था के सदस्य कल भी सैफरन टी शर्ट पहने थे, और वहाँ पे कुछ एक्टिविस्ट भी थे, थोड़ा वामपंथी ही आप सकते हैं, जो ये पोस्टर लगाए थे। बस वहीं पे कॉफी हाउस के अंदर एक हलचल मचने शुरू हुई कल शाम के तरफ। तब जब ये मोदी पाड़ा सदस्य जो नीचे जा रहे थे, वो पोस्टर्स फाड़ दिए, और तब बहुत जबरदस्त स्लोगन शाउटिंग हुआ इन दोनों तरफ के बीच। आज जो हुआ, ये जो थोड़ा वामपंथी सिविल सोसाइटी है जो बीजेपी आरएसएस के विरुद्ध है, ये वहाँ पे जमायत हुए, काफी प्रोटेस्ट हुई, एफिजी जलाया गया, पोस्टर्स वापस लगाया गया, और कॉलेज स्ट्रीट के उस सेक्टर में इतने पुलिस थे ये देखने लायक ही था। हमने पूछा क्यों, तो खबर मिली कि ये जो घटना घटी उसके बाद एबीवीपी के कुछ फेसबुक ग्रुप में एक थ्रेट डाला गया था कि ये जो वामपंथी सदस्य हैं जो आरएसएस बीजेपी के विरोधिता कर रहे हैं उनको पिटाई पड़ेगी, ऐसी कोई थ्रेट थी, जिस कारण पुलिस की प्रेजेंस, अब तक जो खबर है हमारे पास, कोई घटना अब तक नहीं घटी है, लेकिन पुलिस था वहाँ पे बहुत जबरदस्त संख्या में। यहाँ पे जो प्रतिवादी एक्टिविस्ट हैं उन्होंने स्लोगन शाउटिंग, पोस्टर मेकिंग, ये काफी देर तक उनका चला यहाँ पे प्रोटेस्ट। और जो इलाका है काफी गर्मागर्मी राजनीतिक तरीके से, वैसे कॉलेज स्ट्रीट कॉफी हाउस राजनीति की गर्मागर्मी तो पहले बहुत सालों से देखी है, लेकिन ये पहली बार बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी और ये जो इलेक्शन की आबो हवा बना हुआ है, ये पहली बार सैफरन या गेरुआ रंग के विरुद्ध यहाँ पे प्रतिरोध देखा गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बंगाल में बीजेपी को अपने ही कार्यकर्ताओं के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। ये कॉफी हाउस पे तो पहुंचे हुए थे दूसरों का विरोध करने के लिए, लेकिन खुद के दफ्तरों में भी ये इसी किस्म से उधम कर रहे हैं बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, जिसमें सिंगूर और हुगली का नाम आ रहा है, जहां पर कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेताओं को गुस्से का सामना करवाया। 2 दफ्तरों पर कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। बड़े नेता हैं बीजेपी के, मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह और शिव प्रकाश, उनको भी धक्का मुक्की से 2-4 होना पड़ा है। वैसे आप तृणमूल में देखेंगे तो बहुत सारे नेता वहाँ से आए हैं, माफ़ करिए बीजेपी में देखेंगे तो तृणमूल से नेता आए हैं, तो वो जाहिर सी बात है, तो उनको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, क्योंकि तृणमूल
का अगर कल्चर ही बीजेपी में लेके आना है तो बीजेपी और तृणमूल में फर्क क्या बचेगा, ये बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा कह रहे हैं। और लगातार दिल्ली में एक लड़ाई चलती रही है उपराज्यपाल और सरकार की। अब जो अधिकारों की लड़ाई है इसमें एक नया मोड़ है, क्योंकि केंद्र की सरकार एक नया बिल लेकर आई है जिसमें बहुत सारी ताकतें बढ़ जाएंगी उपराज्यपाल की, और एक तरीके से उपराज्यपाल ही सर्वे सर्वा होंगे। वैसे वो अब भी हैं, लेकिन अभी भी चुनी हुई सरकार की कुछ चलती है। लेकिन इस बिल के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार को डर है कि उनकी बिल्कुल भी चलना बंद हो जाएगी। तो इसको लेकर कल जंतर मंतर पर विरोध की तैयारी है। संसद के अंदर और बाहर भी विरोध करने की तैयारी हो चुकी है, किया भी है विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के सांसदों ने। दिल्ली के सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के सांसदों का संसद में गांधी जी की प्रतिमा के सामने ये विरोध प्रदर्शन केंद्र की बीजेपी सरकार के उस बिल के खिलाफ है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन के लिए लाया गया है। ये बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा के काम से बौखलाए हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के काम से बौखलाए हुए हैं। ये सारे काम को दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए एलजी को इन्होंने सरकार बनाया। केजरीवाल मॉडल की चर्चा आज पूरे दुनिया में हो रही है। गुजरात में भी हमें इतनी बड़ी सफलता मिली, तो इस सब से बौखला कर अभी पूरे दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने की सरकार की योजना है। तो मुझे लगता है कि इन सारी योजनाओं से बौखला कर इन्होंने दिल्ली सरकार को खत्म करने की एक योजना बना ली। केंद्र सरकार के जिस संशोधन बिल पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार आग बबूला हो रही हैं, उसमें 4 संशोधनों का प्रस्ताव है। इनमें कहा गया है कि दिल्ली की विधानसभा जो भी कानून बनाएगी उसमें सरकार का मतलब उपराज्यपाल माना जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में संवैधानिक पीठ के फैसले में चुनी हुई सरकार को सरकार बताया था। अगर विधानसभा में किसी ऐसे विषय पर बिल पास हो गया जो उसके दायरे से बाहर हो तो एलजी उसको अपने पास ही रोक सकते हैं, जबकि अभी सब बिल पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाते हैं। विधानसभा ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगी जिससे वो या उसकी समितियां दिल्ली के रोजमर्रा के प्रशासनिक फैसलों की जांच कर सकें। ऐसा कोई भी नियम इस बिल के पास होते ही रद्द हो जाएगा। सरकार, मंत्रिमंडल या मंत्री कोई कार्यकारी फैसला करेंगे तो उसमें उपराज्यपाल की राय लेनी होगी, जबकि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जमीन के विषयों को छोड़कर चुनी हुई सरकार को उपराज्यपाल की राय या अनुमति की जरूरत नहीं होगी, केवल फैसलों की जानकारी देनी होगी। हालांकि संशोधन बिल में ये नहीं लिखा हुआ कि चुनी हुई सरकार को उपराज्यपाल की राय मानना अनिवार्य होगा, लेकिन केजरीवाल सरकार के मुताबिक इससे चुनी हुई सरकार फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं रह जाएगी और फैसलों में पहले की ही तरह देरी होगी। ये ओपिनियन लेने को कह रहे हैं कि आपको फैसलों में उपराज्यपाल की ओपिनियन लेनी होगी, लेकिन ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होगी, ये उसमें कहीं लिखा नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन हर एक फाइल पहले एलजी के पास जाएगी तो सही। हाँ। और एलजी लेके बैठे हैं अपने 6 महीने, जैसे पहले सीसीटीवी की फाइल थी 6 महीने लेके बैठे रहे, फिर जाके धरना करना पड़ा, भाई फाइल लेके क्यों बैठे हो इतने दिन। मोहल्ला क्लिनिक की फाइल के लिए लड़ना पड़ा, जाके कोर्ट में जाना पड़ा कई चीज़ों पे। तो कुल मिला के हम कोई भी फैसला लें, स्वतंत्र नहीं है हम फैसला लेने के बिना एलजी की मंजूरी के। आम आदमी पार्टी की सरकार विधानसभा की समितियों के जरिए भी बहुत से मुद्दे उठाती रही, लेकिन प्रस्तावित संशोधन के बाद इस पर भी पाबंदी लग सकती है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते एलजी को अधिकार होते हैं कि वो दिल्ली को गवर्न करे। मैं ये समझता हूं कि गवर्नर को दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में यदि ज्यादा कार्यकारी शक्तियां प्रदान की जाती हैं तो उससे दिल्ली का भला ही होगा। अब बुधवार को खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पूरी आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। संशोधन बिल पास होने पर चुनी हुई सरकार के अधिकार निश्चित तौर पर कम होंगे। साथ ही जब अलग अलग फैसलों पर उपराज्यपाल की राय लेनी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि उपराज्यपाल को फैसलों की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना होगा, जिससे फैसले लेने में देरी भी हो सकती है, फैसलों पर खींचतान भी हो सकती है और पहले की तरह हमें टकराव भी देखने को मिल सकता है।
दिल्ली से राजीव रंजन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। हमारे साथ ये शरद शर्मा जुड़ रहे हैं जो ये खबर लेकर भी आए हैं। शरद, हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि केजरीवाल सरकार के पास एक विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाए, कानूनी लड़ाई को कानून से लड़े, यानी कि अगर केंद्र की सरकार कोई कानून ला रही है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और कहे कि आप इस पर जल्द से फैसला करिए क्योंकि ये हमारे हितों के साथ टकराव का मामला है। वो क्यों नहीं करें? बिल्कुल, ये विकल्प जरूर है केजरीवाल सरकार के पास, लेकिन इस विकल्प में बात यह है कि समय बहुत लगेगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट को वो ये कहें कि आप जल्दी हमारी सुनवाई कर लीजिए, लेकिन पहले फाइल करने में और उसके बाद ये जल्दी वाली स्टेज आने में भी बहुत समय लग जाता है। हमने देखा कि 2015 में केस शुरू हुआ था, 2016 के अगस्त में जाकर जो है फैसला आया, उसके बाद फिर केस चलता रहा और लगभग ये माने कि 2018 जुलाई में जाकर 2 साल लग गए जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फैसला आया था। पहला फैसला हाई कोर्ट में आया अगस्त 2016 में, दूसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाकर आया जुलाई 2018 में। तो 2 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट में ही फैसले को आने में। तो इसीलिए जो केजरीवाल सरकार है उसके सामने समस्या ये है कि अगर 1-2 साल लगेंगे इस फैसले को तो तब तक वो अपना शासन जो है किस तरह से चलाएगी। बेशक इस बिल के अंदर ये कहीं नहीं लिखा है कि उपराज्यपाल की मंजूरी लेना आवश्यक होगा, केवल राय लेने की बात की गई है, मंजूरी लेने की बात नहीं की गई है। और ये भी कहा गया, ये भी कहीं बाइंडिंग नहीं है कि जो राय है वो मानना जरूरी होगा। लेकिन अभिषेक, हम सब ये जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अधिकारी हैं वो सीधा केंद्र सरकार के तहत आते हैं, उपराज्यपाल के तहत आते हैं। ये बहुत संभव नहीं लगता, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी बात लगती है कि किसी फैसले से उपराज्यपाल असहमत हों और वो आदेश जो है या वो फैसला जो है दिल्ली की चुनी हुई सरकार लागू करवा ले। फैसला वही लागू हो पाएगा जिसपे एलजी की सहमति होगी। तो ये प्रैक्टिकल बात है, भले ही कानून के अंदर कहीं नहीं लिखा है। तो अगर 2 साल को भी मान के चलें कि 2 साल एक कम से कम टाइम पीरियड है फैसला आने का, तो अगले 2 साल तक जो है वो केजरीवाल सरकार को अपने फैसले जो हैं वो उपराज्यपाल की सहमति से करने होंगे। और निश्चित रूप से जब फैसले की प्रक्रिया में उपराज्यपाल को जोड़ा जाएगा, अभी ये होता है कि उपराज्यपाल को केवल सूचित कर दिया जाता है, फैसले की प्रक्रिया में उनको हिस्सा नहीं बनाया जाता। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ये फैसला है। लेकिन अब जब उपराज्यपाल के पास फाइल जाएगी, उसके ऊपर आचार विचार चलेंगे और वो अपने कमेंट्स देंगे, तो जब कमेंट्स देंगे तो फिर अपनी बात भी जो है वो कहीं ना कहीं से उनको लगेगा कि जो मेरी बात है वो मानी जानी चाहिए। तो इसलिए जो है दिल्ली में फैसले लेने में देरी जरूर हो सकती है अगर ये बिल लागू होता है तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बात यूपी की। यूपी में हाई कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने उन तमाम जगहों से अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए हैं जो धर्म के नाम पर बनाए जाते हैं। उनमें मंदिर भी होते हैं, मस्जिद भी होते हैं, गुरुद्वारे भी होते हैं, कई सारी ऐसी जगह होती हैं जो अतिक्रमण करके बनाई जाती हैं। तो अब उनको हाई कोर्ट के आदेश के बाद हटाना शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ये यूपी का पहला मामला है। यहाँ सैकड़ों साल पहले ये मज़ार कायम हुई थी। इसके पास एक बहुत बड़ा दरख्त भी था। जब यहाँ मज़ार बनी तब यहाँ जंगल और वीराना था। अब यहाँ घनी बस्ती है और एक हाईवे से भी ये सड़क जुड़ती है। ऐसे में पूरे वक्त रास्ता जाम रहता था। उद्देश्य यही है, हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि ऐसे जितने भी स्थल हैं वहाँ पे जिस भी धर्म के, जिस भी समुदाय का वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो है, उनके साथ बैठ के, उनके धर्म गुरुओं के साथ बैठ के आपसी सहमति से जो जगह वो बताएं वहाँ पर इसको हम लोग सम्मानपूर्वक स्थानांतरित करें और सबकी सहमति से ये कार्य हो। अब मज़ार को काफ़ी गहराई से खोदकर पास की एक ईदगाह में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके लिए प्रशासन ने मज़ार के मानने वालों से कई दौर की बातचीत कर उन्हें इसके लिए राज़ी किया। फतेहपुर की जनता ने सबसे पहले, उत्तर प्रदेश में हमको लगता है सबसे पहले ये हुआ, इसका अनुपालन हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक फतेहपुर शुरुआत से रहा, उसमें दोनों पक्षों ने मिलकर बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। सड़कों पे बने धर्म स्थान हटाने का आदेश पहले सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है और हाई कोर्ट भी। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 24 तारीख को मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि उसके आदेश पे क्या अमल हुआ, उसकी रिपोर्ट 17 तारीख को दे। हाई कोर्ट के आदेश में लिखा है कि 1 जनवरी 2011 के बाद बने धर्मस्थान फौरन हटा दिए जाएं। 1 जनवरी 2011 से पहले के धार्मिक स्थान उसके मैनेजमेंट या अनुयायियों की जमीन पर शिफ्ट हों। ऐसा संभव ना हो तो उन्हें हटा दिया जाए। लखनऊ के नेहरू क्रॉस इलाके में यह मंदिर चौराहे के बीच बना है।
पहले ये बहुत छोटा था, धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया। रास्ते में ये बड़ी रुकावट है। लखनऊ के लाल बाग की ये मज़ार भी सड़क पे है। आसपास के लोग कहते हैं कि ये सैकड़ों साल पुरानी है, तब सड़क पे नहीं थी। कानपुर की एक्सप्रेस रोड पे ये मज़ार बीच सड़क में रोड डिवाइडर का काम करती है। इसी तरह कानपुर के हर्षनगर रोड पे यह मंदिर बिल्कुल बीच सड़क पे है और नरौना में भी यह मंदिर सड़क पे ही बना है। जो कब्जे के आधार पर कराए गए हैं उनको तो हटना चाहिए। जो सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं मंदिर मस्जिद, उनको नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि वो आस्था के बहुत बड़े केंद्र हैं। बाराबंकी में तो एक मज़ार शिफ्ट कर दी गई और उसके मानने वाले, उसके प्रबंधक इसके लिए तैयार भी हो गए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रदेश में हज़ारों की तादाद में सड़कों और गलियों में बने हुए धार्मिक स्थानों को शिफ्ट करना। बाराबंकी में सरफराज वारसी और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और चिंता की बात महाराष्ट्र में है बहुत ज्यादा। बताएंगे ब्रेक के बाद। बहुत सारे देशों में कोविड की जो वैक्सीन है उस पर रोक लगा दी गई है। ये वही कोविड की वैक्सीन है जो भारत में भी इस्तेमाल हो रही है। इसमें कहा यह गया है, यूरोपियन देशों में, कुछ देशों में ये शिकायत आई थी कि खून का थक्का जम रहा है या ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, जिसके बाद वहां पर रोक लगाई गई है। भारत में भी चिंताएं हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है कि वो कोविशील्ड वैक्सीन पर रोक लगाने जा रही है। दूसरी, सरकार ने यह भी साफ किया है कि उसके पास अब तक ऐसा कोई भी प्रमाण या तथ्य सामने नहीं आए हैं जिसमें ये खबरें हों कि ब्लड क्लॉटिंग हो रही है जिन्हें वैक्सीन दी जा रही है। कोविशील्ड वैक्सीन पर भारत में कोई रोक नहीं लगेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि कोविशील्ड की डोज लेने के बाद भारत में अब तक ब्लड क्लॉटिंग की एक भी शिकायत नहीं आई है। ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत के बाद 10 से ज्यादा देशों ने इस वैक्सीन पर रोक लगाई है। रोक लगाने वालों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, बुल्गारिया, आयरलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, कांगो सरीखे देश शामिल हैं। विदेश में इस वैक्सीन पर रोक लगने की खबर बीते हफ्ते आई। समय के साथ साथ रोक लगाने वाली देशों की फहरिस्त बढ़ती चली गई। इधर इस मसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बैठक की। अब तक कोविशील्ड वैक्सीन के दिए जाने के बाद भारत में एक भी घटना ब्लड क्लॉटिंग की रिपोर्ट नहीं हुई है। यही बड़ी वजह है कि इस वैक्सीन पर फिलहाल रोक नहीं। फिर भी इस मसले पर एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी AEFI कमेटी की बैठक 1-2 दिनों में होने वाली है। इस बैठक में वैक्सीन देने के बाद एडवर्स इवेंट्स का फिर से मूल्यांकन होगा। अभी तक मतलब कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं है जो वेस्टर्न कंट्रीज ने स्टेप लिया। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं। एब्सोल्युटली। सो हमारा देश में ऐसे कुछ रिपोर्ट्स नहीं आए कि इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग या ऐसा कुछ जो हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं या अखबारों में पढ़ते हैं। ऐसा इंडिया में अभी तक चिंतित होने का कोई खबर आया नहीं। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी साफ किया है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को लेकर चिंता की जरूरत नहीं। भारत में अब तक 2,86,00,000 कोविशील्ड के डोज दिए जा चुके हैं। फिलहाल चिंता की बात नहीं, पर आंकड़ों को लेकर चिंतन जरूर चल रहा है। तो डरने की जरूरत नहीं, कोरोना से लड़ने को लेकर टीकाकरण में आगे आइए, भरोसा दिखाइए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इनमें ज्यादातर मामले महाराष्ट्र में 60% जो मामले हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में कितनी चिंता की बात है। ज्यादातर केंद्र मुंबई है और उसके अलावा भी बहुत सारे इलाकों में ये केंद्र बना हुआ है। देश में कोविड के 59% मामले महाराष्ट्र से हैं, लेकिन कोरोना से बेखौफ यहाँ के बाजार भीड़ से पटे पड़े हैं। मुंबई का ये सबसे व्यस्त बाजार इसे कह सकते हैं। ये है दादर मार्केट, सबसे बड़ी फूल मंडी है। सब्जी, फल, फूल, कपड़े की थोक बाजारी यहाँ पर होती है। यहाँ पर स्टेशन भी है और बड़ी संख्या में जो भीड़ निकलती है यहाँ से खरीदारी करते हुए जाती है, तो हमेशा दादर मार्केट में भीड़ नजर आती है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग यहाँ पर दिख जाएंगे जिनके मुंह पर मास्क नहीं है या फिर मुंह से नीचे है। कैमरा देखकर मास्क ऊपर? नहीं, कैमरा देख मास्क ऊपर। ये अब देखिए एक और शख्स जो कैमरा देखकर मास्क ऊपर कर रहे हैं। सरकार लगातार चेतावनी दे रही है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल लोगों ने फॉलो नहीं किया तो वापस से लॉकडाउन लग सकता है। तो आप लोगों की रोजी रोटी पर बात आएगी ना?
हाँ तो आप लोग क्या सावधानी बरत रहे हैं? लोग ये सोच रहे लॉकडाउन ना लगे। मास्क पहन के भी धंधा लगाए तो ये खाली गवर्नमेंट को पैसा निकालने का तरीका चालू किया है। गवर्नमेंट ने एक दिन में 2 क्या 3 पावती बनाया है। सिर्फ इन लोग को कैसे गरीब लोग को सताने का वक्त है, बस इतना ही चल रहा है। देश में कोरोना के कुल 2,19,262 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में इनकी संख्या 1,30,547 है। यानी देश में कोरोना के 59% एक्टिव मामले महाराष्ट्र से हैं। 24 घंटों में देश में 26,291 नए मामले रिपोर्ट हुए और 118 की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 15,051 नए मरीज मिले हैं और 48 की मौत हुई है। यानी 24 घंटे में कुल 57% मामले महाराष्ट्र से आए और 40% मौतें भी इसी राज्य से रिपोर्ट हुई। बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 31 मार्च तक के लिए कई पाबंदियों का ऐलान किया है। सभी सिनेमा हॉल आधी सीट खाली रखेंगे। सभी दफ्तरों में भी 50% स्टाफ से काम होगा। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए लोगों के जमा होने को मंजूरी नहीं दी जाएगी। शादियों में सिर्फ 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। कायदे कानून तोड़ने पर इन प्रतिष्ठानों को तब तक के लिए बंद कर दिया जाएगा जब तक कोविड-19 महामारी को लेकर केंद्र सरकार की अधिसूचना लागू है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि लॉकडाउन के बजाय कड़ी प्रतिबंध लगाए गए हैं। मुंबई महानगर पालिका ने मास्क नहीं पहनने के कारण 20 लाख लोगों पर फाइन लगाया है। 42 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। इसका मतलब यह है कि जो प्रतिबंध हमने लगाए हैं उसे कड़ाई से हम लागू कर रहे हैं। जहां पर भी बेवजह भीड़ हो रही है उसे टाला जाना चाहिए। इसे लेकर महानगर पालिका को आदेश दिए हैं। महानगर पालिका सबको सूचना है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि सरकार के अधिकारी एक्टिव केस को ट्रैक करने, टेस्टिंग और आइसोलेशन आदि पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे। केंद्र का दबाव और शहर में दिख रही ऐसी लापरवाह भीड़ राज्य सरकार के लिए चिंता की बात है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई में अगर कोविड की चिंता है तो दिल्ली में भी एक बड़ी चिंता है। सड़क पर जान लेने पर उतारू, बताएंगे ब्रेक के बाद। राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें रोड पर गुस्सा यानी कि रोड रेज का मामला है, जिसमें 2 लोगों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि सड़क चलते हुए कुछ विवाद हो गया और लोगों की लड़ाई हो गई। जिन लोगों ने मारा है उनमें एक नाबालिग लड़का भी शामिल है। ये फुटेज देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 बाइक सवार लड़कों ने स्कूटी टच होने की वजह से मामूली झगड़े के बाद पहले स्कूटी सवार 2 लड़कों की पिटाई की, फिर चाकुओं से तब तक वार किए जब तक कि उनकी मौके पर ही मौत नहीं हो गई। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बड़े आराम से बाइक पर सवार होकर निकल गए। वारदात मंगलवार सुबह तड़के पश्चिम विहार इलाके में हुई। मृतकों में 23 साल का रोहित अग्रवाल और 20 साल का घनश्याम था। सर, हमें सुबह 4 बजे एक अननोन कॉल आया है कि आपका बेटा संजय गांधी में एडमिट है और उसकी शायद सांसें भी नहीं चल रही है। तो उसके बाद हम लोग भागे और जब हम लोग पहुंचे तो डेड था। हॉस्पिटल गए तो हमें पता चला कि मल्टी स्टैबिंग हुई है उसके साथ। उसको एक बच्चे को 50-50, 60 चक्कू मारे गए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो उसमें पूरी वारदात कैद थी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को दबोच लिया, जिसमें से एक नाबालिग निकला तो वहीं दूसरे की पहचान प्रदीप कोहली के तौर पर हुई। ब्लाइंड डबल मर्डर केस ऑफ पश्चिम विहार वेस्ट को हमने 3 घंटे के अंदर सॉल्व किया आउटर दिल्ली में। इसमें सुबह 16 तारीख को सुबह हमको खबर मिला था कि 2 आदमी उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन के पीछे गिरे पड़े हुए हैं, तो उनको हमने हॉस्पिटल ले गए थे। बाद में बेस्ड ऑन दी टेक्निकल सर्वेलेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दी अक्यूज्ड पर्सन्स एंड बोथ ऑफ देम वर अरेस्टेड। दोनों को हमने पकड़ लिया। पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए आरोपियों को तो पकड़ लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार दिल्ली वालों को मामूली बात पर
इतना गुस्सा क्यों आता है कि वो किसी की जान तक लेने से गुरेज नहीं करते। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो ये है दिल्ली, जहां पर लोगों को रास्ते में भी अगर किसी बात पर विवाद हो जाए तो डर लगने लगा है। और अब बात असम की करेंगे ब्रेक के बाद कि वहां पर कड़क चाय की राजनीति किस तरीके से हो रही है। ब्रेक के बाद असम में हर बार जो चाय बागान हैं वहां पर काम करने वाले मजदूर चुनावी मुद्दे के तौर पर रहते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी सरकार ने मेहनताने में मामूली सी बढ़ोतरी की थी, लेकिन अब कांग्रेस ये वादा कर रही है कि अगर वो सरकार में आई तो उसका वो एक ऐसा वादा करती है कि वो ज्यादा बढ़ोतरी करेगी, और इसका उसने ऐलान भी कर दिया है। इसके बाद से बीजेपी लगातार और कांग्रेस भी लगातार चाय बागानों में एक न एक रैली जरूर कर रही है। कड़क चाय का टेस्ट अगर कहीं है तो आसाम की चाय पत्ती के अंदर ही है, और हमारे चाय बागान हमारी धरोहर है, मगर इसके अंदर काम करने वाले मजदूर, इसके लिए कोई कभी नहीं सोचता था। इस बजट के अंदर मोदी जी 3000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आए हैं, जिससे उनके रहने के घर, उनके स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं और उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। शाम की महान जनता ने अमित शाह ने सोमवार को टाउन हॉल में हजारों सोशल मीडिया वॉलंटियरों के सामने भाषण में दावा किया चाय बागान मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का। साफ है कि असम में बीजेपी के एजेंडे में चाय बागान मजदूरों के वोट सबसे ऊपर हैं। 2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी अपने मकसद में कामयाब रही थी। एक वक्त अपना गढ़ रहे चाय बागानों से कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें ही जीत सकी थी। इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी असम के विश्वनाथ में एक चाय बागान पहुंची और वहां पे पत्तियां भी चुनी। चाय बागानों में मजदूरी बढ़ाकर 365 रुपए करना असम चुनावों के लिए जारी कांग्रेस की 5 गारंटी में से एक है। तेल चावल का दाम भी बढ़ गया है, अब तो 307 कितना रे हाजिरी 160 टका हाजिरा में हम लोग तो बच्चा पढ़ता है लिखता है, उसी तनख्वाह में हम लोग का घर चला नहीं पाता है। कांग्रेस पूरी तरह ये कोशिश कर रही है कि जो चाय बागान के वोट हैं वो उनके तरफ फिर से आए, क्योंकि ये लोग असम में कम से कम 40 सीटों में अपना दबदबा रखते हैं। सोनोवाल सरकार ने चाय बागानों के अंदर सड़कें और स्कूल बनवाने पर पैसा खर्च किया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ। यहाँ की गर्भवती महिलाओं के लिए 12,000 की आर्थिक मदद दी गई। तकरीबन 8 लाख चाय बागान मजदूरों के खातों में 3,000 रुपए जाने का भी दावा है। रोज का मेहनताना बढ़ाकर 217 रुपए तक करने के लिए दिहाड़ी में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई, लेकिन चाय कंपनियां इसके खिलाफ कोर्ट चली गईं। इसके खिलाफ ऑल असम टी ट्राइब स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आटसा ने असम के सभी चाय बागानों में 22 मार्च को हड़ताल की अपील की है। बीजेपी गवर्नमेंट का इलेक्शन मैनिफेस्टो में था 2016 में, उन लोगों ने बोला था जो टी वर्कर है उन लोगों का वेजेस 351 करने के लिए वो भरपूर कोशिश करेगा। 60 साल कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से कांग्रेस को कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ काम करने के बाद ही आदमी को विश्वास होगा कि वो लोग कर सकता है। असम के तकरीबन 800 चाय बागानों के मजदूरों के वोट भी तय कर सकते हैं 3 मई को नतीजों के बाद जीत की कड़क चाय का स्वाद कौन लेगा। असम से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।